जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं आज एक नया वीडियो लेक्चर फिजिक्स का। और जैसा कि आप लोग पुराने लेक्चर्स को देख करके ये समझ ही रहे होंगे कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज चला रहे हैं। तो लास्ट के जो लेक्चर्स आपने देखे 2-3 लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक स्टेप फॉरवर्ड जाने की कोशिश की है और अब हम आज से जो भी अगली कुछ वीडियोस लाएंगे उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में लास्ट आए हुए हैं इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये तो थी जनरल सी एक रिक्वेस्ट। अब चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है इसकी सूचना ये है कि ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास 2 कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट बहुत लेंदी है इसकी। 2 कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, ठीक है। इनका नेमिंग हुआ है और इन्होंने एक को नाम दिया है S1, ये वाला S1 है, और इस वाले को नाम दिया गया S2। एक का रेडियस इन्होंने यहाँ पर स्मॉल r1 लिया है और जो दूसरा वाला है उसका रेडियस इन्होंने r2 ले रखा है। इस पे चार्ज दिया है Q1, इस पे चार्ज दिया है Q2, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि जो Q1 है उसकी वैल्यू Q है और जो Q2 आप ले रहे हैं इसकी वैल्यू 2Q है। ये इन्होंने क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने कैलकुलेट क्या क्या करने के लिए कहा है। 3 पार्ट इसमें कैलकुलेट करने हैं। पहला निकालना है रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि अगर हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, अगर वो इसके अंदर डाल दें तो इससे इसके फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 changes if medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1, ठीक है, in place of air। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं what will be the flux of S1 if dielectric medium of constant K is introduced to S1। तीसरा पार्ट भी है इसमें। तीसरे पार्ट के लिए जगह भी नहीं है, उसको फिर हम देखेंगे। तीसरे पार्ट को जब 2 पार्ट निपट जाएंगे फिर आपके लिए तीसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे। तो पहला सवाल ये है हमारा आज का सीबीएसई 2014 में, ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और आप जानते हैं कि आपको पहले पार्ट में क्या करना है। आपको दोनों के दोनों स्फेयर्स के अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो पहले इसका फ्लक्स निकालना होगा, फिर इसका फ्लक्स निकालना होगा, दोनों का रेशियो निकाल देना होगा। दैट इज नॉट अ बिग डील। तो चलिए हम निकालते हैं पहले सबसे फ्लक्स थ्रू S1, ठीक है। तो भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाएं। Q/ε0 लगाना ही ठीक रहेगा क्योंकि हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए हालांकि वैसे एक फार्मूला ये है लेकिन हमारे पास एक फार्मूला और भी तो है, क्लोज इंटीग्रल ds cos थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमको, ना ही इस स्फीयर का एरिया गिवन है हमको, और तो और अगर हम इसको लगाते हैं तो थीटा भी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको ये जरूर देखना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में कि गिवन क्या क्या है। हमने आपको बार बार बताया कि भाई गिवन क्वांटिटी जरूर चेक कीजिए, जो गिवन है उसी के हिसाब से फॉर्मूले डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम ये जो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू Q/ε0 इसके साथ फ्लक्स निकालने जाएंगे। इसका नाम दे देंगे φ1, इस पे चार्ज है Q1। तो φ1 Q1 की वैल्यू कितनी बताई है आपने, कैपिटल Q। अब इसको स्मॉल Q1 लिखो, कैपिटल Q1 लिखो, मर्जी आपकी है। फिलहाल हमने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपके पास φ1 का वैल्यू। ये आ गया फ्लक्स जो पहले छोटे वाले स्फेयर से जिसका रेडियस आपने कितना लिया है, जिसका रेडियस आपने r1 लिया है, ये उसके अंदर से पास करने वाला फ्लक्स आपने लिया, ठीक है। आप क्या कीजिए, अब आप निकाल दीजिए फ्लक्स थ्रू S2।
भाई क्या होगा, फाई 2, ये आ जाएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, Q2 की वैल्यू है 2Q, तो यहाँ आप पुट कर लेंगे 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई 2 का वैल्यू भी मिल गया आपको 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लीजिए फाई 1 फाई 2 की वैल्यूज हमने निकाल ली, ठीक है। अब आपको चूंकि इनका रेशियो निकालना है, तो अब आप जानते हैं रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ अगर आप ध्यान दें, तो जब हम लोग S2 के फ्लक्स निकालने गए तो जरा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली आप यही चीज़ करेंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिए सॉरी, ये S2 जो है आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर चार्ज कितना बोला है कि 2Q है, इस पे चार्ज 2Q गिवन है, लेकिन चूंकि ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स है ना, तो इस वाले बड़े वाले स्फीयर ने ये भी चार्ज तो अपने अंदर इंक्लूड किया होगा ना। यानी अगर हम कहना चाहें तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q2 प्लस Q1 है। भाई समझिएगा, ये चार्ज तो छोटे वाले के अंदर स्फीयर इंक्लोज्ड है, तो बड़े वाले स्फीयर के अंदर ही छोटा वाला स्फीयर है। कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े स्फीयर ने ये और ये दोनों चार्ज इंक्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पर 2Q के साथ प्लस Q भी डाल दीजिए, और फिर ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास Q2 की वैल्यू आ गई, ये आपके पास Q1 की आ गई। सो अब हम क्या निकालेंगे, जो रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए हमको। सो फाई 1 को डिवाइड कर लेते हैं फाई 2 से, नॉट अ बिग डील। चलिए फाई 1 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q से Q गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला गया, वो फाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो यही है रिक्वायर्ड रेशियो। रेशियो पूछा है तो फाई 1 इज टू फाई 2 इज इक्वल टू 1:3 कर दीजिए। लीजिए फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये रहा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, मिस्टेक कहाँ होती है कि हम जल्दबाजी में ना Q2 पर जो चूंकि 2Q चार्ज कहा है, तो हम 2Q लेकर के ही वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ 1:2 आता है, जो कि गलत है। आप खुद सोचिए, ये इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसका चार्ज भी तो इंक्लोज हुआ है ना इसके अंदर। तो Q2 उसके पास था, Q1 इसके पास था, तो ओवरऑल कितना हो गया पूरे बड़े वाले पर, ये हो गया Q2 प्लस Q1 या Q1 प्लस Q2। तो ये लीजिए, ये रहा आपके पहले पार्ट का आंसर। नाउ चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या पूछा है। अगले पार्ट में पूछा है कि अगर ये जो S1 अंदर वाला जो स्फीयर आप देख रहे हैं, अगर हम इसके अंदर एक कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें, पहले एयर थी या वैक्यूम रहा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें, लेकिन जिसकी वैल्यू कितनी है K, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें जिसकी वैल्यू कितनी हो K, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। सो ऐसा करने से इसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, इस फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फ्लक्स में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, अगर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा या फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं सेकेंड पार्ट यहाँ कर सकते हैं, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। आइए सेकेंड पार्ट यहीं कर लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं किसमें से, थ्रू S1 व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम of constant K is introduced in it। तो देखिए, आप चूंकि ये बहुत अच्छे से एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जो हम फ्लक्स निकालते हैं, इसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ना, तो भाई देखिए इस फॉर्मूले में K जो है उसका कोई रोल नहीं है। K ना तो इसको चेंज कर सकता है ना इसको चेंज कर सकता है। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप जवाब देना चाहेंगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई K पुट करने से कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, जबकि चेंज आना चाहिए, है ना। तो चेंज पता करने के लिए आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। ठीक है, तो कूलम्ब्स के लॉ की, अगर आप कूलम्ब्स का लॉ भी देख लीजिए, दोनों केसेस में जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर लेते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। एक सिंपल सा चेंज आता है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया जाता है तो यहां डिनोमिनेटर में दोनों जगह K आ जाता है। क्लियर है, अपॉन में K आता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वो डिवाइड बाई K हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिवाइड बाई K हो जाती है। यही शॉर्टकट तरीका है, इसी तरीके से हम फटाफट अपना आंसर निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के जब आप यहाँ पर ये देखिए, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस जगह पर रखोगे, और वो भी किस कंडीशन में, जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्वॉल्व कर लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई K हो जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, जब फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है और जब उसको आप K से डिवाइड कर रहे हैं, तो ओवरऑल फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई
K हो जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताए हैं, इसका न्यूमेरिकल में यूज मत कीजिएगा। ये केवल समझाने के लिए कि अपॉन में K क्यों लाऊंगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज करती है। कितने टाइम्स? 1/K टाइम्स डिक्रीज कर जाती है ना। सो अब समझिए बात को, जब ये डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, और किस रेशियो में करेगा? सेम रेशियो में करेगा। भाई अगर ये 1/K टाइम्स चेंज हो रहा है तो उसमें भी क्या आ जाएगा? स्लाइड चेंज आएगा, ठीक है। तो चेंज कितना आएगा? इनिशियली इतना फ्लक्स था हमारे पास, φ1 इतना था इनिशियली शुरुआत में। अब जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक K इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो शॉर्टकट वे में अगर लिखना चाहें, बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो समय कम खराब करेंगे, ये लीजिए बस इतना आ जाएगा। ये फ्लक्स भी डिवाइड बाई K हो जाएगा। जैसे आप फोर्स डिवाइड बाई K करते थे वैसे ही आप यहाँ पर फ्लक्स को भी डिवाइड बाई K कर दीजिएगा। ये K क्या है? ये K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। किसका? उस मीडियम का जिसने आपके स्फीयर के अंदर आकर के माहौल को बदलने की कोशिश की है, ठीक है। अब अभी हमने कहा था कि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट तो आपके सामने लिखे हुए हैं, अभी हम तीसरा पार्ट भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में इन्होंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा है कि अगर हम इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे ही रहने दें, ठीक है, तो बाहर वाला जो आपका स्फीयर है उसके फ्लक्स में क्या बदलाव आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके फ्लक्स में क्या चेंज आ जाएगा। अभी ये भी हमारे साथ एक बहुत अच्छा सवाल यहां पर आया है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं ताकि आप नोटिस कर पाएं तीसरा सवाल क्या है हमारा, और फिर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहां है, तीसरा पार्ट यहां है, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्लक्स, है ना, ऑफ S2 पूछा है इस बार। जैसे यहाँ S1 था वहां S2 पूछा है। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K is introduced to S1, S1 में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख करके S2 के फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, ये आपसे इन्होंने पूछा है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या फर्क डालेगा, क्या कोई फर्क डालेगा, और डालेगा तो किस रेशियो में फर्क डालेगा। चलो समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि भाई अगर हम एक 2 कंसेंट्रिक स्फीयर ले लेते हैं और उसमें से अंदर वाले के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी मीडियम डाल दें जिसका कांस्टेंट K हो, इससे बाहर वाले के फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। चेंज करेगा, नहीं करेगा, किस वैल्यू में चेंज करेगा। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भाई देखिए ध्यान से, पहले तो ये बताइए कि S2 यानी कि φ2 मान लेते हैं। ये बताइए φ2 जो है ना, φ2 मतलब बाहर वाले का जो फ्लक्स है, इसकी टोटल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपने क्या निकाली थी, यहां देखिए अभी निकाल रखी है। तो 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 3Q कैसे आया था? ये आया था 2Q + Q करके अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये 2Q किसका चार्ज है? बाहर वाले का। बाहर तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है नहीं। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू हो जिसका K से कोई मतलब ही नहीं बनता। ये Q देखिए जरा, ये Q अंदर वाले का है। अब यहीं पर तो कांस्टेंट रखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर का मटेरियल बाहर यूज हुआ है, अगर अंदर ही डिफेक्टिव होगा तो बाहर का सामान डिफेक्टिव कर देगा। दिमाग तो यही चलेगा ना भाई। अरे भाई डब्बे के अंदर एक मटेरियल डिफेक्टिव है, आपने हाथ डाला, मटेरियल निकाल रहा, तो जो आपने वैल्यू निकाली है वो कैसी होगी? डिफेक्टिव होगी। अच्छा, पर एक चीज देखिए ना, ये जो Q है, ये चार्ज जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की, क्या Q पर कोई फर्क पड़ता है इस कांस्टेंट का? अगर फर्क पड़ता तो फिर हम फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते? हम सीधे φ = Q/ε0 यूज ना कर लेते? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो भाई जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर ऐसा करते हैं ना, इस Q को जो हम अंदर वाले स्फीयर को बाहर लाए हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा कोई भी वैल्यू अंदर के स्फीयर से बाहर नहीं लाए हैं जो K के इंट्रोड्यूस करने से बदल सकती हो। वो कंडीशन जो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने के पहले थी, वही सेम कंडीशन बाद में भी रहेगी। सो आप यहां लिख सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स ऑफ S2 ड्यू टू
डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ S1, तो कितना रहेगा फ्लक्स? जितना पहले था वो उतना ही रह जाएगा, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए हमने जो चार्ज यूज किया है 2Q और Q, तो 2Q तो बाहर वाला था, Q अंदर वाला था। अंदर वाले के चार्ज पर K का फर्क पड़ता नहीं, तो जब उसको बाहर यूज करेंगे तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्लक्स एज इट इज रहेगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। लीजिए, ये था आपके पास 2014 में आया हुआ एक बहुत अच्छा सवाल, जो मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन हो सकता था आपके लिए। सो एक सवाल तो ये है आपके लिए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए फटाफट कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, फिर चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगर आप आज हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे इस चैनल से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चले भाई, तो आज आगे बढ़ते समय अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल भी फ्लक्स से रिलेटेड है, आपको बता देते हैं। फ्लक्स से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, और इसमें भी क्या है कि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। जैसे अभी आपने यहाँ फ्लक्स निकाला, क्योंकि आज का ये वीडियो पूरा फ्लक्स पे ही बेस्ड है ना, तो आज हम फ्लक्स वाले क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। इसको बाद में इरेज कर लेंगे, पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हम अगला वाला करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन CBSE ने 2016 में दिया है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान देंगे तो बहुत क्विकली इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी से इसका आंसर निकलेगा। सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। एक स्क्वायर सरफेस हमने ले लिया है, ठीक, स्क्वायर ही लेंगे, हालांकि आपको रोम्बस लग सकता है, लेकिन हम स्क्वायर नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। साइड्स इसकी हैं A और A। इसके सेंटर से A/2 डिस्टेंस दूर यहां पर एक चार्ज कैपिटल Q सिचुएटेड है। समझिए ये क्या बात की गई है। ये जो आप यहां पर सरफेस देख रहे हैं, ये मेरा हाथ है, इसकी ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, ये भी A, ये भी A, चारों साइड्स हैं A, तो स्क्वायर हो गया। रोम्बस भी मान सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर कह रहा हूं तो स्क्वायर ले लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन ने स्क्वायर का है तो स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसका ये जो सेंटर पार्ट है, देखिए यहां पर आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा तो मैं दिखा रहा हूं, ये जो सेंटर पार्ट है, इधर से ऊपर, यहां हवा में ऊपर A/2 डिस्टेंस ऊपर, जहां मेरा हाथ दिख रहा है, ये फिंगर दोनों, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज की वजह से इस वाले सरफेस का फ्लक्स कितना है ये निकालना है, ठीक है। फ्लक्स कितना है सरफेस पे ये निकालना है। भाई फ्लक्स क्यों होगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, तो इससे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके इस सरफेस के अंदर से बाहर जा रही होंगी ना भाई। और किसी सरफेस के अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ही तो फ्लक्स होता है। तो हमें बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा इस सरफेस से, जो कि एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड्स हैं A, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए जरा दिमाग लगाइए कितना होगा। ये भी एक बहुत बढ़िया MCQ क्वेश्चन है भाई, MCQ क्वेश्चन बन सकता है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस, आपको 4-5 ऑप्शन दिया जा सकता है, और फिर आपसे वो पूछेंगे भाई इसमें से सही ऑप्शन क्या है, जरा इंट्रोड्यूस कर दीजिए सही ऑप्शन को। तो चलिए इस सवाल का अगला सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि आप ध्यान अगर दें तो ये आपको एक ओपन सरफेस दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये आपको एक ओपन सरफेस दिख रहा होगा। अब ये ओपन सरफेस के लिए जो गॉस का थ्योरम था वो अप्लाई नहीं होता। गॉस का थ्योरम क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ही अप्लाई होता है, ओपन सरफेसेस के लिए ये अप्लाई ही नहीं होता। ये ओपन सरफेस है, गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते आप। लेकिन हम बिना गॉस थ्योरम को अप्लाई किए फ्लक्स निकाल सकते हैं ना। आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। बिना गॉस थ्योरम का अप्लाई किए हुए इस फॉर्मूले से हम अपना फ्लक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉब्लम देख रहे हैं आप इस फॉर्मूले के साथ, अगर आप इसके साथ जाते हैं तो वेयर इज E? क्वेश्चन में आपको E कहीं भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं है, उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड A, a charge capital Q is placed above that surface at a distance of A/2 from center of that surface. What is the flux passing through that surface? सिर्फ इतना ही सवाल है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। What is the flux passing through that surface? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसमें एरिया यूज कर लेंगे, A into A, A स्क्वायर यूज कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा। लेकिन वेयर इज A?
मैं थीटा की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं थीटा तो आप निकाल ही लोगे ना। मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है इसके अंदर। जाहिर सी बात है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है तो फिर हम ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला था इसके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आप फ्लक्स निकालने के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट का सपोर्ट लेना चाहोगे, लेकिन ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम का है और गॉस थ्योरम केवल और केवल क्लोज्ड सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल थी। अब ये सरफेस तो क्लोज्ड नहीं है, तो बना लेते हैं क्लोज सरफेस, क्या दिक्कत है। चलिए क्लोज सरफेस बनाते हैं जिसकी सभी साइड्स कैसी हों, स्क्वायर शेप की हों। क्या हो जाएगा वो, ये बन जाएगा एक क्यूब। ये लीजिए, ये क्यूब ध्यान दीजिए, इस क्यूब में 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं शेडेड पार्ट आपको दिखा रहा हूं यहां पर आप देख सकते हैं, जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये शेडेड पार्ट दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को हमने वहां पर लाके यहां पर रखा है भाई, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, और ये है इसका सेंटर। इसके सेंटर से a/2, यहां आप देख सकते हैं, मैं डार्क करके लिख देता हूं, a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज q रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ज q कहां आ रहा है? क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है। अब इसके अंदर से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी भाई, वो इस सरफेस से भी बाहर जाएंगी, इससे भी, इससे भी, फ्रंट वाले से भी, इससे भी, और हर सरफेस से, मतलब 6 के 6 सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे से बाहर जाती रहेंगी, क्योंकि किसी सिंगल चार्ज की वजह से निकलने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में जाती हैं। तो इधर भी यही कहानी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना होगा? गॉस ने कहा था कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है ना, अगर उसी को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो वो किसी भी सरफेस के द्वारा इनक्लोज किया गया फ्लक्स होगा। क्या होगा? फ्लक्स होगा। ठीक है, तो कितना चार्ज इस क्यूब ने इनक्लोज किया है? कैपिटल क्यू। और अगर हम इसको टोटल चार्ज जो इस क्यूब ने इनक्लोज किया है, अगर हम उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा? टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो यानी इस 6 साइड्स ने मिलकर के, 6 फेसेस ने मिलकर के कितना फ्लक्स अपने अंदर इनक्लोज किया है? ये इनक्लोज किया है। ठीक है, आइए तो यहां देखिए, फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय 6 फेसेस, ये है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप यूनिटरी मेथड तो पता ही होगा ना आपको, अगर 6 फेसेस मिलके इतना फ्लक्स इनक्लोज कर रहे हैं तो फिर एक कितना करेगा? फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय 1 फेस। बताइए जल्दी कितना हो जाएगा? लीजिए, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो यही है इसका आंसर। इस a/2 दूर रखे चार्ज Q की वजह से इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बताइए, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? हाँ या ना एक कमेंट करके बताइएगा भैया अपना ओपिनियन कि ये जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया कैसा लगा आपको। हमें तो लगता है कि ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरीके के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच में लाते रहें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक बार फटाफट से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। CBSE 2013 का एक न्यूमेरिकल है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं क्या है वो न्यूमेरिकल, और इसका स्टेटमेंट थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे। मैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा साफ कर लूं, तब तक मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कर लूं भाई। देखिए, आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं मैं कि हमारे चैनल पर MCQ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए पर डे रात को 8 से 9 लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, और उसमें एक दिन आपको फिजिक्स के MCQs
जो मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा, और एक दिन केमिस्ट्री के MCQs जो हमारे केमिस्ट्री टीचर पीयूष सर आपके बीच में लेकर के आएंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थ्योरेटिकल पार्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ MCQ पार्ट की प्रिपरेशन के लिए भी इक्वली मेहनत करें। और उसका प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे तो वो हमने बताया आपको, हमारे चैनल पर आपको डेली 8 से 9 ऐसे बढ़िया करके 1 घंटे का लाइव क्लास मिलेगा, जिसमें आप तहे दिल से इनवाइटेड हैं। चलिए, CBSE 2013 में क्या सवाल आया था वो पूरा क्वेश्चन जरा मैं यहां लिख लूं, फिर चर्चा करें। सवाल कुछ ऐसा है कि n infinitely long positively charged wire has a linear charge डेंसिटी लैम्डा सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको बैठने का फुर्सत नहीं है, बेचैन आत्मा बेचारा, ये क्या कर रहा है, इज रिवॉल्विंग, ठीक है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर। कौन सी वायर? वही वायर जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और कैसे रिवॉल्व कर रहा है कि एज इट्स सेंटर लाइज ऑन द वायर। ठीक है, अभी हम आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करेंगे कि लाइज ऑन द वायर का मतलब क्या है। ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कहां कर रहा है, इन अ सर्कुलर प्लेन, इन अ सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर, परपेंडिकुलर टू वायर। अब देखिए, क्वेश्चन लिखने में इतना समय खराब हो रहा है, अगर आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा, आप लोग का साथ बना रहे, तो बहुत जल्दी ही आपके बीच में हम डिजिटल बोर्ड भी लेकर के आएंगे। लेकिन भैया उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा ताकि चैनल की ग्रोथ बनी रहे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकालना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी आपके बीच में आ जाएगा। नहीं, और भी सुनो। अब इसने कहा है जब काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे तो प्लॉट द ग्राफ, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना, प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन, एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा सवाल। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। भाई इन्होंने कहा है कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, ये लीजिए, इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। ठीक है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है आप जानते ही होंगे, आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, हमने पढ़ा है आपको, हमारे पास वीडियोस अपलोड हैं। उसमें आपको ये बताया गया कि किसी वायर पर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो उसकी चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये वही लैम्डा है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, लैम्डा सेंटीमीटर इनवर्स के हिसाब से हुआ है। अब हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ इस तरीके से। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो सेंटर है ना वो यहां कहीं है वायर पर। इन्होंने कहा है ना, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर लाइज ऑन द वायर। तो इसका जो सर्कुलर लूप बना रहा है, इसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, अपने वायर पे लाई कर रहा है। अभी रेडियस कितना है इसका, भाई इसका रेडियस हमको गिवन तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, इसको आर मान लेते हैं। चलिए आर मान लेते हैं, और को मान भी कह सकते हैं, है ना। चलिए आर मान लिया। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा इसकी जो रिवॉल्यूशन हो रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रही है, वी मान लेते हैं। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, जो कांस्टेंट वेलोसिटी इन्होंने कही है इसको वी मान लेते हैं। कितना अच्छा ना, फिजिक्स में जो इच्छा हो मान लो, मान लिया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी ये पूछा गया। चलिए हमने अब सवाल पूरा आपको समझा दिया, अब हम इसके काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। देखिए हमने बार बार आपसे कहा है कि आपको जो कुछ भी कैलकुलेट करना है उसका लिखो फॉर्मूला तुरंत।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को जानते ही होंगे, हाफ mv² होता है। चलिए मास से तो कोई दिक्कत नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमको गिवन होगा या मालूम होगा, हम पुट कर लेंगे उसकी वैल्यू, दिक्कत नहीं। लेकिन सर इस सिचुएशन में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया जब तक वेलोसिटी नहीं मालूम होगी तो हम तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि सबसे पहले क्या जरूरी है, क्यों ना हम इस इलेक्ट्रॉन की जो कि इस ऑर्बिट में घूम रहा है इसकी वेलोसिटी निकालें। अब इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कोई बहुत सारे फॉर्मूले तुम यूज करना चाहोगे, भाई मत इतना इस्तेमाल करो। आपने 11th क्लास पढ़ी है, सॉरी 11th क्लास का नाम नहीं लेना चाहिए, इधर दर्द होता है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा। जब भी कोई चीज सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूर उस पर लगता ही लगता है ना, तभी तो वो ऑर्बिट पे बनी रहेगी ना भाई। अब नहीं लगेगा तो वो बाहर निकल जाएगी, लीनियरली मूव करना शुरू कर देगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये होगा mv²/r। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये तो होता है mv²/r। अब ये अगर फोर्स नहीं लगा ना तो आप जानते ही हो, 11th क्लास तो पढ़ा ही होगा। देखिए 11th क्लास बार बार बीच में आ जा रही है, इसीलिए हम इसे बुलाते हैं भूत। ये यानी ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो इस पे जब आपको कॉन्स्टेंटली घूमते रहना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स आप पे लगना ही चाहिए। तो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी v मानी है, रेडियस हमने r माना हुआ है पाथ का, ठीक। लेकिन अब एक बात सुनिए, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, वायर और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन अंदर खींचना चाहेगा। अब अगर ये अंदर गिर गया तो फिर ऑर्बिट नहीं बनाएगा, यानी लूप पे नहीं घूमेगा, हमको अंदर भी नहीं गिरने देना है। तो इस फोर्स को भैया कोई तो अपोज करने आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो अंदर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आपका, अगर इस फोर्स को बहुत ज्यादा हैवी कर दिया जाए, बहुत बड़ा कर दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन वायर के साथ जाके चिपक जाएगा भाई। फिर ऑर्बिट कहां बनाएगा, जब ऑर्बिट नहीं बनाएगा तो फिर सर्कुलर ट्रैक पे कैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा तो वेलोसिटी कहां से लाओगे, वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कहां से लाओगे, नहीं। अच्छा, तो इसको कोई तो अपोज करे, इसको कोई तो रोक लो। तो भैया इसको रोकेगा एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दैट इज नोन एज F = mv²/r। अब आप कहेंगे सर अभी तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स था और अब आप इसको आउटर डायरेक्शन में ले रहे हो। तो भाई साहब जितना फोर्स अंदर लगता है उतना ही फोर्स तो बाहर लगता है ना, तभी तो आप ट्रैक पे बने हो। अगर केवल अंदर ही अंदर फोर्स लगने लग जाएगा तो आप फिर वही बात है ना कि आप अपना ऑर्बिट छोड़ के, अपना पाथ छोड़ के अंदर भाग जाओगे ना। तो जितना फोर्स अंदर लगेगा, तो अंदर क्या लग रहा है, अंदर लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स F = Q × E लग रहा है। तो बाहर क्या लगेगा, कोई तो फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूटन अंकल ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए, फोर्स बाय वायर F = Q × E, ये दोनों ही फोर्सेस की वैल्यू हैं भाई, देखते रहिए, दोनों ही फोर्सेस की वैल्यू है। तो यहां ले लो, एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख दो, इक्वेट करो दोनों को। mv²r/k E आ जाएगा। और यहां से अगर हम v² निकालना चाहें, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको ये चीज, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, उठा करके यहां ले आता हूं। तो यहां से जरा v² निकाल के देखिए तो क्या निकल करके आ रहा है, ये Q_E_R/m, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी। अरे क्या बात है, जब वेलोसिटी निकल गई अब आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी, है ना। चलिए अब यहां पर कुछ स्लाइड चेंजेस कर लेते हैं। भाई हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो Q की वैल्यू E पुट कर लीजिए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज को E से दिखाया जाता है, Q से तो कोई भी चार्ज दिखा सकते हो, है ना। किसी भी बॉडी का चार्ज Q से दिखाते हो, लेकिन स्पेसिफाई करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हमने यहां पर ये वैल्यू ला करके अपनी पुट कर ली, ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अभी हमने लैम्डा कहीं यूज नहीं किया। आप देख सकते हैं लैम्डा कहीं भी यूज नहीं हुआ, जबकि जब जो चीज न्यूमेरिकल में दी होती है उसको यूटिलाइज करना जरूरी है ना। तो लैम्डा कैसे आएगा भाई, लैम्डा आएगा तब जब आप इस फॉर्मूले में ये E देख रहे हो, ये E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी, इस वायर की वजह से होगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं कि जब एक वायर पर लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है λ/2πε0r। तो E का ये वैल्यू वहां डाल सकते हैं,
तो इससे जो v का वैल्यू है वो थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा आपको, E इंटू लेमडा इंटू आर, ये लेमडा और आर में फर्क तो कर लो, एक ये लग रहा है आपको, ये लीजिए E इंटू लेमडा इंटू आर, E इंटू लेमडा इंटू आर, और ये नीचे m तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि m को तो वैल्यू पुट नहीं करना, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो भाई r से r चला गया, ये आ गया आपके पास E लेमडा अपॉन 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट। लीजिए तो ये आ गया आपके पास फाइनली किसकी वैल्यू, ये आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, E लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। अब E का जब वैल्यू निकल गया तो बस काइनेटिक एनर्जी में करना क्या है, E का वैल्यू ही तो पुट करना है। चलो इसको हटाते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन B काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। चलो पुट करो वैल्यू फटाफट। E लेमडा अपॉन 2 पाई m और एप्सिलॉन नॉट। अब आप कह रहे हैं सर इसमें लेमडा क्यों पुट किया, अब आप समझ रहे होंगे लेमडा इसलिए पुट करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि हमें लास्ट में प्लॉट करना है एक ग्राफ। देख लीजिए ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच में। तो अगर आपके इस यहीं से अगर आप सुनिए ध्यान से, अगर आप सीधे यही वाली वैल्यू पुट कर देंगे ना काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो निकल यहां से भी काइनेटिक एनर्जी जाएगी। वो सही भी है, यहां तक अगर क्वेश्चन बोलता तो वो सही भी था, एक हद तक सही था। हालांकि जो चीज गिवन होती है न्यूमेरिकल में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस बेसिस पर ही गलत हो सकता था, लेकिन एक बार को सही मान भी लें तो अगर आप अगला पार्ट क्वेश्चन में दिया है तो आप अगर ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर लोगे तो लेमडा कहीं आएगा नहीं और आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो भाई m से हमने काटा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना E लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E लेमडा। ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उस इलेक्ट्रॉन का जो उस वायर के चारों तरफ घूम रहा है। अब आप यहां से देख सकते हैं, वी कैन सी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेमडा के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इस पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भैया वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वेलोसिटी भी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। अभी इसका ग्राफ तो नहीं बनाया आपने अब तक, क्योंकि लास्ट पार्ट में देखिए ना बोला प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लेमडा। तो आप जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ग्राफ बनाने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। कहां कर ले, हमारे पास जगह भी तो नहीं है, चलिए इस जगह कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट यहां पे कर लेते हैं अपना। तो जरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा भैया आपको ये वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं, ये सीरीज जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपके बीच में आई है अब तक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लक्स से रिलेटेड, पहले हमने थ्योरेटिकल पार्ट आपके बीच में लाए, फिर हम कंसेप्चुअल पार्ट लाए, और अब हम कोशिश कर रहे हैं लगातार बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके बीच में लाने की। तो जरा फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो आपके बीच में हम इस तरीके की और सारी सीरीज लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कैसे आएगी जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हाँ इसी तरीके के और क्वेश्चन की आपको जरूरत है, तो इस तरीके के और क्वेश्चन आपके बीच में आते रहेंगे। तो लीजिए वहां पर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच में, क्योंकि यहाँ कहा है काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो भाई काइनेटिक एनर्जी और लेमडा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं तो उनका ग्राफ क्या बनता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यही है हमारा काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच का ग्राफ। तो ये हमारे आज का आखिरी न्यूमेरिकल था जो हम आपके बीच में लाए थे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं आपके कमेंट्स हमें जरूर बताएंगे कि आपको इस अगले पार्ट्स में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स की डिमांड आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वीडियोस में इस तरह के न्यूमेरिकल और इंक्लूड किए जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है, तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।